अच्छा बेटा, ये पेपर देखिएगा जरा। ये हमारे पास जून 2022 का पेपर है, जो लास्ट ईयर का हमारा पेपर था, वेरिएंट 2 मई जून वाला सेशन है। अच्छा, अभी जो मुझे पेपर मिला है इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम है, कॉपीराइट का इशू था। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे ये चीज़ नहीं मिली है। तो हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन इससे लिंक हो रहा हो तो वो चीज़ मैं या तो छुड़वा दूंगा, या तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाऊंगा। तो पहले से आपको हेड्स अप दे दूँ। अच्छा, इधर देखिए जरा क्या बोल रहा है भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ इन रशिया हैज स्लोड टू वेल बिलो द ग्लोबल एवरेज। इकोनॉमिक ग्रोथ रशिया की बिल्कुल खराब हो चुकी है। इन 2019 रशिया सेट एन एम टू क्विकन इट्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन। रशिया को अपनी इकोनॉमिक एक्सपेंशन इंक्रीज करना था, तो उसने बोला कि जी हमने कहीं एम बना लिया है कि हमें ग्रो करना है, टू ग्रो फास्टर देन द वर्ल्ड एज अ होल। सो फार द प्लान इज ऑफ टू एन अनसर्टेन स्टार्ट। बोलता है कि हमने बस ग्रो करना है, कि हमने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया, लेकिन किस तरह ग्रो करना है ये अभी हमें नहीं पता। उसके बाद हमारे पास ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल है, आगे बोलता है दिस हैज आल्सो लेड टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर द रशियन करेंसी द रूबल। अच्छा भाई, रूबल की हमारी करेंसी गिर गई है। जो भी ऊपर डायग्राम हमारे पास या टेबल था या जो भी था, उसके अंदर एक बात हमें बताई हुई थी कि हमारे पास रूबल डिप्रिशिएट हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे बजट बैलेंस गिवन है नेशनल आउटपुट का, रशियन गवर्नमेंट का। बजट का मतलब क्या होता है? बजट डिफरेंस होता है बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर हमारे पास बजट डेफिसिट हो रहा है, यानी कि हमारे पास पैसा जेब में कम है लेकिन स्पेंड ज्यादा हो रहा है। डेफिसिट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, टैक्स रेवेन्यू कम है, इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। और अगर बजट सरप्लस बच रहा है, यानी कि हमारे पास टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास जेब में बचा हुआ है। तो यहाँ पर 2015, 2016 और 2017, इन तीन जगहों पे हमारे पास क्या चल रहा है? बजट डेफिसिट। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? बजट सरप्लस। सही है। अब फर्दर आगे इसकी केस को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेटा इन्फ्लेशन का परसेंटेज गिवन है, इन्फ्लेशन का रेट, और नीचे हमारे पास गिवन है टाइम पीरियड। लिखा हुआ है रशियाज एनुअल इन्फ्लेशन रेट मार्च 2015 टू मार्च 20। अब भाई इसको यहाँ पे देखो, ये जरा डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपके मुल्क में डिफ्लेशन हो रहा है। ये हरगिज मतलब नहीं है, आप लोग यहाँ पे मार्क्स लूज करते हो। डिफ्लेशन तब होगा, डिफ्लेशन तब होगा जब वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, डिफ्लेशन वो तब होगा जब वो नेगेटिव साइड पे जाना शुरू हो जाएगा, वरना वो डिफ्लेशन नहीं कहलाएगा। ये जो आपके पास पार्ट है ये डिसइंफ्लेशन है। डिसइंफ्लेशन का मतलब कि कंटिन्यूअसली आपकी प्राइस लेवल बढ़ती जा रही है, लेकिन पहले के मुकाबले में लोअर परसेंटेज, कम परसेंटेज से आपके पास प्राइस बढ़ रही है, लेकिन अभी भी फिलहाल प्राइस आपकी बढ़ रही है। ये आपके पास डिसइंफ्लेशन का केस। ठीक है, एक सेकंड जरा लिंक भेज दूं यार एक बच्चे को। अच्छा भाई, आगे हैं। अब क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कंपेयर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन रशिया इन मार्च 2015 विद दैट इन मार्च 2020। बोलता है कि 2015 से लेके 2020 तक रशिया की प्राइस पे क्या इफेक्ट आया है। मैंने अभी आपको बताया कि ये डिसइंफ्लेशन का केस है, ये डिफ्लेशन का केस नहीं है। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल गिर जाना, डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है कि अभी भी आपके पास प्राइस बढ़ रही है, लेकिन पहले के मुकाबले में कम रेट से बढ़ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपकी प्राइस 100 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास इस साल कितना इन्फ्लेशन रेट आया? फॉर एग्जाम्पल 10%, तो यहाँ पे प्राइस हो गई 110। अभी भी आपके पास कितना इन्फ्लेशन आ रहा है? तकरीबन 5%। यहाँ पे प्राइस हो गई होगी फॉर एग्जाम्पल 118। यहाँ पे प्राइस हो गई होगी 115, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन आ रहा है 2% से। सही है। फिर हमारे पास इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा, सॉरी 115 नहीं, 120। सही है, 120। अच्छा, फिर यहाँ पे हो गई 125, यहाँ पे हो गई 130। कहने का मकसद ये है कि ये डिसइंफ्लेशन का केस है, आपके पास कंटिन्यूअसली प्राइस लेवल बढ़ रही है। सही है, जो हमारे पास डिसइंफ्लेशन का रेट आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास जो रेट है वो गिरता जा रहा है, लेकिन प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा है? रेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है?
तो आप बताएंगे कि आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम होता जा रहा है, लेकिन ओवरऑल प्राइस लेवल आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछता है व्हाट हैज हैपेंड टू द प्राइस लेवल ओवर दिस पीरियड। जो मैंने आपको बताया कि प्राइस कंटिन्यूअसली आपकी बढ़ती जा रही है, 2 मार्क आपके यहाँ पे हो गए। क्वेश्चन 3 बोलता है एक्सप्लेन व्हाट कुड हैव कॉज्ड रियल वेजेस इन रशिया टू डिक्लाइन बिटवीन 2016 एंड 2018। बोलता है कि यार एक बात बताओ कि हमारे पास रियल वेज कब गिरेगी रशिया के अंदर 2016 से 18 तक। अब मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, क्या पता ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो यहाँ पे जिसके साथ वो लिंक कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम लोग ऐसी अजम्पशन की बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो रियल वेज का मतलब क्या होता है भाई? रियल वेज का मतलब होता है नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। जो आपका नॉमिनल रेट चल रहा है माइनस आपके इन्फ्लेशन का रेट, तो आपके पास रियल वेजेस आ जाती है। ठीक है, अब उसने बोला कि आपके पास यार रियल वेजेस डिक्लाइन हो गई है 2016 से 18 के बीच में, तो आपके पास सिर्फ 2 रीजन हो सकते हैं। वो 2 रीजन क्या हो सकते हैं कि या तो नॉमिनल वेज रेट गिर गया हो या तो इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ गया हो फॉर्मूले के हिसाब से। तो आपने इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे बताना है, आपको 2 मार्क यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। कोई मसले वाली बात इस क्वेश्चन में? कुछ पूछना है तो टाइप कर दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना यस लिख दें। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर बी। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत तंग किया था। बच्चे पेपर दे के आए थे, मैं उस टाइम पे सोया हुआ था। फोन पे फोन, सर लंच जो है पब्लिक गुड है प्राइवेट गुड है, पब्लिक गुड है प्राइवेट गुड है। इसको जरा देखें क्वेश्चन को। एक्सप्लेन वेदर स्कूल लंचेस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज बाय द रशियन गवर्नमेंट वुड बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट गुड या फिर पब्लिक गुड। बोलता है कि रशियन गवर्नमेंट जो है वो स्कूल के बच्चों को लंच प्रोवाइड कर रही है, तो एक बात बताओ कि क्या ये प्राइवेट गुड होगा या क्या ये पब्लिक गुड होगा? देखो, अच्छा सही है, हाँ खैर है, मसला नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, हमें इस चीज को अपने जहन से निकालना है कि यार अगर गवर्नमेंट दे रही है तो पब्लिक गुड है, प्राइवेट प्रोड्यूसर दे रहा है तो प्राइवेट गुड है। इस चीज को अपने जहन से निकालो, रट्टा मत मारो। हमें देखना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि क्या वो एक्सक्लूडेबल है या नॉन एक्सक्लूडेबल है, क्या वो राइवलरस है या फिर नॉन राइवलरस है, सही है, या फिर रिजेक्टेबल या नॉन रिजेक्टेबल, जो हम लोग 3 बातें पढ़ते हैं। हमें उस चीज को जरा यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन बी की जो एमएस है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, पार्ट बी की। सबसे पहले आपने डिफ्रेंशिएट करवाना है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सक्लूडेबल नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है, और रिजेक्टेबल एंड नॉन रिजेक्टेबल। ये बातें आपने पहले यहाँ पे बता दी, आपको 1-1 मार्क दोनों का मिल जाएगा, यानी कि आपने 4 में से अब तक 2 मार्क गेन कर लिए। अच्छा, अब ये बताओ कि जो स्कूल लंचेस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये पब्लिक गुड है या क्या ये प्राइवेट गुड है? इसको जरा समझिएगा जरा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिविजुअल बच्चे की। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 बॉक्सेस बनवा लिए फूड के, मैंने खाने के 100 बॉक्सेस बनवा लिए, लेकिन बच्चा साला 105 निकल आया, तो भाई 105 को 100 तो पूरे नहीं कर सकता, 5 बच्चे तो आपके रह गए। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सक्लूडेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो तो जाया चला गया। इसके अलावा अगर मैं जिनको मैं लंचेस दे रहा हूँ वो तो सिर्फ स्कूल के बच्चों को लंच दे रहा हूँ ना, सही है, अपना सिर्फ स्कूल के बच्चों को लंच दे रहा हूँ। तो भाई बाहर वाले जो लोग कॉलेज के बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको तो नहीं मिल रहा, तो यानी कि मैंने स्कूल के बच्चों को कॉलेज के बच्चों के साथ एक्सक्लूड कर दिया, मैं उनको आसानी से एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास किसकी मीट हो गई है? पहली कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास मीट हो गई है प्राइवेट गुड की, कि भाई मैं जो हूँ बच्चों को मैंने बॉक्सेस दिए और सिर्फ स्कूल के बच्चों को दे रहा हूँ, कॉलेज वॉलेज के बच्चों को नहीं दे रहा, एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे अचीव हो गया प्राइवेट गुड का। रिजेक्टेबल, भाई एक बच्चे को भूख नहीं है उसने डब्बा फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया, 2 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मीट हो गई। राइवलरस, वही वाली एग्जांपल जो मैं अभी आपको दे रहा था कि बॉक्सेस 100 हैं लेकिन बच्चा जो है वो हमारे पास है 105, तो भाई तो दूसरों के लिए तो कम पड़ गई ना चीज। जो हम लोग राइवलरस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एक बंदे की कंजम्पशन की वजह से दूसरों के लिए वो चीज कम पड़ेगी, कम पड़ गई। तो ये हमारे पास तीसरी कैरेक्टरिस्टिक भी किसकी आ गई है? प्राइवेट गुड की।
तो जो स्कूल बॉक्सेस हैं, सॉरी जो लंच बॉक्सेस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है प्राइवेट गुड। आपने उसको लिंक करना है उसकी नेचर के साथ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। समझ में आई है बात यहाँ तक? सही है। क्वेश्चन नंबर सी के ऊपर आइएगा। सी क्या बोलता है भाई? सी आपसे कहता है असेस यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एनालिसिस द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द चेंज शोन इन टेबल 1.1 अपॉन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन रशिया। अच्छा, अब टेबल 1.1 हमारे पास ये है, सही है, ये हमारे पास टेबल 1.1 है। और बोलते हैं कि ये हमारे पास इन्फ्लेशन रेट है, तो बताएं हमारे पास टेबल 1.1 में जो चेंज आ रहा है उससे हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहा है रशिया की इन्फ्लेशन के ऊपर। अच्छा, अब आप लोगों ने कोर्स तो पूरा पढ़ा हुआ होगा, तो आपको इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, आपकी प्राइस लेवल बढ़ती है। ठीक है। और जब आप लोगों की एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, तब आप लोगों की प्राइस लेवल कम होती है। सही है। इसी तरीके से अगर ऑपोजिट केस कर दूं, अगर एग्रीगेट डिमांड आपका कम होगा तो आपकी प्राइस लेवल कम हो जाएगी, और अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई कम होगा तो आपकी प्राइस लेवल बढ़ जाएगी। ये बातें सारी आपको याद होनी चाहिए, जो एक बिल्कुल एक बेसिक सी चीज है, कोई इतनी मुश्किल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सही है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास 2015, 2016, 2017 यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे स्पेंडिंग कर रही है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे स्पेंडिंग करेगी, आपके पास बजट डेफिसिट होगा, तो भाई एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, आपकी प्राइस लेवल बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास बजट सरप्लस आना स्टार्ट हो गया। बजट सरप्लस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को कम कर दिया है और टैक्स कलेक्शन को बढ़ा दिया है। तो जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेंगे, टैक्स कलेक्शन को बढ़ा देंगे, यानी कि ये कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है यहाँ पे? अब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो कर रहा है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो आपके पास इन दी एंड प्राइस लेवल भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। यही चीज हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपके पास कमी आना स्टार्ट हो जाएगी, और गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स की तरफ जा रही है। तो ये तो हमारे पास हो गया एग्रीगेट डिमांड वाली कहानी। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? देखिए मेरी बात सुने, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है ना, उसके अंदर हर चीज आती होती है। यानी कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट है। स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोड बना दिया, किसका पार्ट है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट है। यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी जब कम होगी, तो भाई मेरे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी तो कम कर दी है ना। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी कम कर दी। जब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज कम की हैं, तो उससे एग्रीगेट सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? एग्रीगेट सप्लाई कम होगी और आपके पास प्राइसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। इसी को और मैं फर्दर डिटेल में लेके जाऊं, तो अब जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगा रहा है, तो क्या पता उसने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ा दिए हों। क्या पता इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ा दिए। उससे भी क्या होगा? उससे भी आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम होगी और आपकी जो प्राइस लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो अब वही वाली बात है भाई, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसको हम लोग हट के काम कर रहे हैं यहाँ से। असम्पशंस के बाद असम्पशंस के तौर पे काम कर रहे हैं। कोई मसला है इस क्वेश्चन के अंदर, पार्ट सी में? क्लियर है? बताएं भाई, बताएं बताएं जल्दी से। अच्छा, पार्ट डी के ऊपर आए। Discuss whether the huge decrease in the price of oil and fall in the value of ruble might bring more opportunities than threats to the Russian economy। बोलता है कि यार हमारे पास ऑयल है, ऑयल ऑयल की प्राइस कम हो गई, एक बात तो ये।
और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि हमारे पास रूबल की जो वो है वैल्यू है, यानी कि रूबल डेप्रिसिएट हो गया। तो अब इससे बताओ यार, क्या ये अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा रशिया के लिए या ये थ्रेट्स लेके आएगा? तो अब यहाँ पे जरा आप इसकी एमएस को देखिएगा। सबसे पहले तो वो आपसे कह रहा है कि ऑयल की जो प्राइस है वो गिर गई है। बेटा ऑयल का नेचर क्या होता है? ऑयल होता है हमारे पास पहली बात तो रॉ मटेरियल, उसके अलावा फ्यूल, यानी कि ऑयल की डिमांड क्या होनी चाहिए? इनइलास्टिक। सही है। ऑयल की डिमांड जब इनइलास्टिक है, रशिया जो है वो ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर रशिया ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है और रशिया की प्राइस लेवल गिर रही है ऑयल की, तो भाई रशिया का रेवेन्यू भी तो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड में प्राइस और रेवेन्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये आपने बता दिया नेगेटिव पॉइंट। अभी इसी का पॉजिटिव पॉइंट क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव पॉइंट था। पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा कि भाई ऑयल जब सस्ता पड़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई आपकी बढ़ना स्टार्ट होगी। एग्रीगेट सप्लाई जब बढ़ना स्टार्ट होगी तो रशिया यहाँ पे जो बात बोल रहा था कि भाई मुझे ग्रो करना है, बस मुझे नहीं पता किस तरह होगा लेकिन करना है, तो ग्रो हो रहे होगे आप, आपकी एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे बढ़ रही होगी भाई। ठीक है। आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रही होगी। तो ये आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों के बता दिए। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी हुई थी? फॉल इन द वैल्यू ऑफ रूबल, यानी कि रूबल डेप्रिसिएट हो गया। इसमें तो कुछ भी नहीं, सीधा सीधा आपने अल्फ्रेड मार्शल की मार्शल लॉ कंडीशन की बात करनी है, आपने जे कर्व की बात करनी है कि भाई शॉर्ट रन के अंदर ये हार्मफुल होगा, क्योंकि आपकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। लॉन्ग रन के अंदर जाके ये बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन, क्योंकि आपकी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक हो जाती है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट होंगी, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जाएगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आई है बात? आपने इन चीजों को लिखना है पूरा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, क्या पता इन्फ्लेशन आ जाए। डिस्कस का मतलब भी यही होता है कि आपने फॉर और अगेंस्ट दोनों में बात करनी है, आपने टू साइडेड होकर अपने आंसर को लिखना होगा। कोई मसले वाली बात है? क्लियर है? चलो आगे अब सेक्शन बी। सेक्शन बी को जरा देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले पार्ट बी पढ़ें। Discuss the disadvantages of a planned economy and consider whether the transition to an economy in which many resources are allocated by market forces is likely to be of overall benefit। यानी कि वो कहता है कि आपकी जो प्लान्ड इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी को किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? प्लान्ड इकोनॉमी को कन्वर्ट हो जाना चाहिए फ्री मार्केट के अंदर। ये क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे प्लान्ड के एडवांटेज डिसएडवांटेज वर्सेस फ्री मार्केट के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना, उस पर आते हैं। पहले पार्ट ए को पढ़ो। पार्ट ए के बारे में वो आपसे कहता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम कंपेयर ग्रोथ इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी एंड ग्रोथ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ अनयूज्ड रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। यहाँ पे उसने दो बातें की। पहली बात उसने क्या बोली है कि आपकी औकात बढ़ गई है, आपकी औकात बढ़ गई, और आपकी औकात कब बढ़ती है? जब आपका पोटेंशियल बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात क्या उसने बोली? रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ अनयूज्ड रिसोर्सेस, यानी कि आपने जितनी भी फारिग रिसोर्सेस थी उनको छोड़ के आपने उनको काम लेना उनसे स्टार्ट किया, आपने अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे किसके बढ़ने की बात हो रही है? एक्चुअल के बढ़ने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल के बढ़ने की बात हो रही है। अब इसकी जरा मार्किंग स्कीम को देखिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का एक। सबसे पहले आपने क्या करना है भाई? सबसे पहले आपने देनी है यहाँ पे नॉलेज। और नॉलेज क्या होगी कि आपने पीपीसी को डिफाइन करना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, और यही सारी चीजें जो आपके पास आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने उसको एक्सप्लेन किया। अब आपने अपने जो क्वेश्चन को जो दो हिस्सों में तोड़ा था उसको एक्सप्लेन करना है। पहले उसने क्या कहा था कि आपके पास पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे डायग्राम बनाई, आपने पोटेंशियल इंक्रीज करके दिखाया, प्लस आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बारी में वो क्या कहता है? दूसरी बारी में वो कहता है कि आपका एक्चुअल इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन इन द यूज ऑफ रिडक्शन इन अनयूज्ड रिसोर्सेज।
तो आप उनको यूज कर रहे हो, आप अपना एक्चुअल इंक्रीज कर रहे हो। आपने यहाँ पे उसकी डायग्राम बनाई और आपने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो टोटल आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर 2 डायग्राम्स आ रही होंगी। ठीक है, एक में आपका शिफ्ट आ रहा होगा पोटेंशियल का, और एक में आपके पास एक्चुअल बढ़ रहा होगा। वेरिएबल्स बहुत जरूरी हैं, ए बी उनको लाइन को लेबलिंग करो, और खुदा के वास्ते पीपीसी के अंदर प्राइसेस मत लिख देना, पीपीसी के अंदर प्राइस नहीं आती। गुड बाय, गुड एक्स, कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, ये चीजें आ रही होती हैं, खास ख्याल रखना भाई, प्राइस वगैरह नहीं आती इसके अंदर। टू का बी आपसे क्या कहता है? डिस्कस द डिसएडवांटेजेस, देख सकते, discuss the disadvantages of a planned economy and consider whether the transition to an economy in which many resources are allocated by market forces is likely to be of overall benefit। बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस बताओ, और ये बताओ कि अगर मैं इसको मार्केट यानी कि डिमांड सप्लाई पे छोड़ दूं, गवर्नमेंट को हटा दूं, डिमांड सप्लाई पे छोड़ दूं, तो क्या ये ओवरऑल बेनिफिट देगा हमें? यहाँ पे आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 के बी के ऊपर। तो आपने सबसे पहले तो इसकी बुराइयां बतानी है, जो आपके पास नोट्स के अंदर बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बता दी हैं बुराइयां, ड्रॉबैक्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। भाई क्या क्या होते हैं प्लान्ड इकोनॉमी के ड्रॉबैक्स? ये लोग सुस्त होते हैं, ये लोग इनोवेटिव नहीं होते, इनका काम होता है लोगों को जॉब्स देना, लेकिन उनको पैसे नहीं देते ज्यादा। ये लोगों का काम होता है सिर्फ नीड पूरी करना, वांट के बारे में नहीं सोचते, अमीरों का नहीं सोचते, गरीबों के पीछे पड़े रहते हैं, सोशल वेलफेयर बढ़ाते रहते हैं, कभी आपको शॉर्टेज हो जाएगी, कभी आपको सरप्लस हो जाएगी। ये सारी आपके पास ड्रॉबैक्स हैं जो आपने प्लान्ड इकोनॉमी के लिखने हैं। ठीक है, वहां से आप शिफ्ट करोगे फ्री मार्केट के ऊपर। अच्छा, इसको भी लिखने का एक तरीका होता है, जब आप डिस्कस वाला क्वेश्चन करते हो ना, तो पहले आप एडवांटेजेस बताते हो, फिर आप ड्रॉबैक्स पे जाते हो। तो जब आप ट्रांजिशन इकोनॉमीज को यहाँ पे लिंक करोगे, आपने ट्रांजिशन इकोनॉमी को यहाँ पे बताया कि क्या होता है ट्रांजिशन इकोनॉमी, उसके बाद आप जाएंगे फ्री मार्केट के ऊपर। तो फ्री मार्केट के आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में डिटेल में बात करनी है। अब एडवांटेजेस क्या होंगे? इनोवेशन आएगी, लोगों के पास इंसेंटिव आएगा काम करने का, कंपटीशन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट होंगी, इंपोर्ट्स आपकी कम होना स्टार्ट होंगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आपके पास आ रहा होगा। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? जो बड़े इसके इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक हैं, कौन से वाले? मार्केट फेलियर। क्योंकि अमीर बंदा यानी कि प्राइवेट प्रोड्यूसर, वो तो सिर्फ अमीर बंदे को करेगा ना टारगेट। अगर मुझे शराब पीनी है फॉर एग्जाम्पल, तो प्रोड्यूसर मुझे ला के देगा, उसको पैसा कमाना है, वो तो कहीं से भी शराब अरेंज करके देगा। मुझे सिगरेट पीनी है, वो मुझे कहीं से भी ला के देगा। तो ये ड्रॉबैक्स हैं, मार्केट फेलियर जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी का ड्रॉबैक। इसके अलावा ये लोग सोशल वेलफेयर को नहीं देखते, पोल्यूशन करेंगे, मैरिट डीमेरिट गुड बनाएंगे, अमीरों के पीछे पड़े रहेंगे। तो आपने यहाँ पे दोनों के बारे में लिंक करके उसको बताना होगा, दोनों के बारे में यहाँ पे लिंक करके आपने उसको बताना होगा। अब इसमें ग्राफ कौन से बनेंगे? इसमें ग्राफ मैं बना दूंगा, मेरिट और डीमेरिट वाले बना सकता हूँ। अगर मैं एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं बेसिक एक इक्विलिब्रियम बना के उसको शो कर सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम किस तरह, डिमांड बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ा दो, जो बनाना चाह रहे हो। लेकिन ग्राफ लाजमी आएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे ग्राफ ठोक दो इसके अंदर, एक या दो बना दो बहुत है, मोर देन इनफ। सर ट्रांजिशन में क्या लिख सकते हैं? ट्रांजिशन इकोनॉमीज का बेटा वो पूरा आपको बताया हुआ है ना, नोट्स के अंदर पूरा लिखा हुआ है। ट्रांजिशन के अंदर बुराइयां क्या क्या होती हैं, ट्रांजिशन की बुराइयां भी लिखो कि भाई आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल वो किसी बेकार वर्कर को तो जॉब नहीं देगा ना, जॉब से निकालेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चोरियां चकारियां बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, गवर्नमेंट की पावर, ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाएगी आपके मुल्क में। ये बात ही सारे आपने नोट्स में लिखी हुई है, वही सारी चीजें आपने इसके अंदर कॉपी करनी। समझे बात को? अब कंक्लूजन, कंक्लूजन के अंदर उसने पूछा है कि यार एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट का होना उनको निकाल के प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दे दूं? मैं आपकी जगह होता तो मैं कंक्लूजन में लिखता मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी के कुछ एक या दो दो एडवांटेजेस, दो एडवांटेजेस लिख देता। बोलता कि यार दोनों का होना लाजमी है, प्राइवेट भी हो, गवर्नमेंट भी हो, जिससे आपका पब्लिक गुड भी बनेगा, आपका प्राइवेट गुड भी बनेगा, मेरिट गुड भी बनेगा, डीमेरिट गुड भी बनेगा, हर बंदा खुश है, हर बंदा मजे में जी रहा है। तो ओवरऑल हर बंदे के लिए यहाँ पे बेनिफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है?
यस लिखेंगे तो आगे बढ़ूंगा भाई, जल्दी बताएं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। इसको देखें जरा। जी का भी आपसे कहता है डिस्कस द डिफिकल्टीज दैट अ बिजनेस माइट हैव व्हेन दे ट्राई टू कंट्रोल द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि मैं डिटरमिन कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी को। तो बताओ ये कितना डिफिकल्ट होता है बिजनेस के लिए। एंड कंसिडर वेदर द अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल दीज फैक्टर्स आर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। और ये भी बताओ कि क्या सक्सेसफुल आप हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। पार्ट ए के ऊपर आए। पार्ट ए आपसे कहता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अ फॉल इन इनकम। यानी कि आपकी इनकम फॉल हुई है, इनकम फॉल हुई है। अब ये बताओ कि इससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा अगर इक्विलिब्रियम नॉर्मल गुड का है और दूसरा इक्विलिब्रियम अगर इंफीरियर गुड का है। तो बोला इनकम इलास्टिसिटी की ऑफ डिमांड के थ्रू बताओ अगर आपकी इनकम गिरती है तो नॉर्मल डिमांड के इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा और इंफीरियर डिमांड के इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है वाईडी को। आपने फॉर्मूला बताया, आपने यहाँ पे वैल्यूज बताई हैं, ठीक है। आपने नॉर्मल को हल्का सा डिफाइन किया और आपने यहाँ पे इंफीरियर को हल्का सा डिफाइन किया वैल्यू वगैरह बता के। अब उसने यहाँ पे क्या बोला है आपको, उसने आपको बोला कि आपकी इनकम गिरी है। तो भाई नॉर्मल गुड क्या बोलता है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम गिरेगी तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, डिमांड भी गिरेगी। इंफीरियर क्या बोलता है कि इनकम अगर गिरेगी तो डिमांड आपकी बढ़ रही होगी। तो यहाँ पे दो डायग्राम्स आपकी बनेगी जिसके अंदर आप इसके अंदर डिमांड को कम करके दिखाओगे और इसमें आप अपनी डिमांड को बढ़ा के दिखाओगे। बेसिक सा उसको एक्सप्लेन कर देना, आपको वो 8 में से 8 मार्क दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि यार एक बात बताओ कि क्या मैं अपनी पीईडी के फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे एक बात ये भी बताओ कि कितना सक्सेसफुल होने के मेरे पास चांसेस होंगे कि मैं अपनी पीईडी के फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकूं। सही है, अब यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी। देखो सबसे पहले तो आपने उसको बताने के फैक्टर्स होते कौन कौन से। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, टाइम पीरियड, ब्रांड लॉयल्टी, लग्जरी है कि नेसेसिटी है, ठीक है। आपके पास इन ए प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, हैबिट फॉर्मिंग है या नहीं है। ये सारे आपने फैक्टर्स को पहले एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि ये होते क्या। अच्छा, अब फिर आपने उसके अंदर बताना है कि यार बिजनेस के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं कि अगर वो किसी भी फैक्टर को कंट्रोल करना चाहे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि यार मेरा गुड हैबिट फॉर्मिंग इन नेचर मुझे करना है, मुझे अपने गुड को हैबिट फॉर्मिंग इन नेचर करना है। तो मैं किस तरह करूं भाई। अगर मैं सिगरेट भी बनाता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं लोगों के मुंह में जाकर डालना शुरू कर दूं कि अब सिगरेट भी तो इतने सारे ब्रांड्स बनाते हैं, अब हर बंदा हर ब्रांड की सिगरेट तो नहीं पीता, तो मैं हर बंदे के मुंह में जाकर डालूं कि भाई सिगरेट पी मेरी। ये एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आप क्या फेस कर सकते हैं, टाइम पीरियड वाली, टाइम पीरियड की प्रॉब्लम। क्योंकि आपको अगर याद हो आपकी पीरियड शॉर्ट रन में इनलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में जाके इलास्टिक होती है। अब मैं किस तरीके से टाइम पीरियड को कंट्रोल करूं, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना मेरे लिए कि टाइम पीरियड को मैं किस तरीके से कंट्रोल करूं भाई। सब्स्टिट्यूट्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स को मैं कर सकता हूँ कि यार मैंने अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी खेली कि जिससे मेरे सब्स्टिट्यूट कंपटीशन से बाहर हो गए, मैंने अपनी प्राइस इतनी गिरा दी कि लोगों के पास ताकत ही नहीं है कि मुझसे compete कर सके मार्केट से बाहर। तो भाई वो आपके पास फायदा है ना, लोग बाहर जाना शुरू हो गए, सब्स्टिट्यूट आपके पास कम हो गए। तो ये सारी चीजें आपने उसको बतानी है कि यार मैं इसको कर सकता हूँ या फिर मैं इसको नहीं कर सकता। कंक्लूजन, मैं आपकी जगह होता तो मैं लिखता कि यार इट इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं यानी कि कर सकता हूं लेकिन मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि मैं इस पंगे में पढ़ूं ही ना। हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, कि मैं इस पंगे में पढ़ूं ही नहीं। जैसी मेरी पीढ़ी चल रही उस हिसाब से मैं अपने मामला को तय करूं, उस हिसाब से मैं उसको लेकर चलता रहूं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे क्यों पढ़ना है फजूल के पंगे में, जो पीढ़ी चल रही है उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखो। अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है तो हल्की सी प्राइस कम करोगे, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है तो आप प्राइस ज्यादा से बढ़ाओगे,
आपकी क्वांटिटी हल्के से कम होगी, आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। भाई इस पे रहो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो फजूल की। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। An economy moves from deficit to a surplus on the current account of the balance of payment। हम लोग डेफिसिट से सरप्लस पे जा चुके हैं, ठीक है। Explain what is meant by a surplus on the current account of the balance of payment and consider the possible impact on the level of employment and prices when there is a change from deficit to surplus in the current account balance of payment। अब यहाँ पे जाने से पहले एक बात जरा समझा दूं। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये एक्स माइनस एम आपका क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। सही है, यही बात है सारी। एक्स माइनस एम आपका होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब उसने आपको बोला कि आपका करंट अकाउंट चला गया पॉजिटिव में। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है? बैलेंस ऑफ ट्रेड पार्ट है करंट अकाउंट का, जो कि करंट अकाउंट अब चला गया सरप्लस में। अगर करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है तो चांसेस क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है और आपकी इंपोर्ट कम हो रही है। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगी, उससे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ेगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊं, इधर प्राइस आ गया, यहाँ पे आपका जीडीपी आ गया, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम ई, इनकम लेवल वाई, प्राइस लेवल पी, ठीक है। जब ये आपके पास हो रहा है तो उससे आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, एडी से एडी 1, इक्विलिब्रियम ई से ई 1। आपके पास प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ गया? प्राइस बढ़ गई। साथ ही साथ भाई आपकी इनकम में भी क्या इफेक्ट आ गया? इनकम भी आपकी बढ़ गई, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल आपकी बढ़ गई है, ठीक है। तब उसने बोला कि अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, सॉरी करंट अकाउंट सरप्लस में चले जाता है तो उससे आपकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा, और प्लस ये बताओ कि सरप्लस वगैरह होता क्या है। तो अब यहाँ पे आए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। पहले तो आपने उसको डेफिनेशंस देनी है कि आपका जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, आपका करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट ये क्या होता है, ये सारी बातें आपने बतानी है उसको, ठीक है। अब उसने बोला कि आपका जब करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया तो आप उसको लिंक करेंगे किसके साथ? बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस के साथ। आप बोलेंगे आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, आप उसको डायग्राम बना के दिखाओगे। और जो उसने सवाल पूछा हुआ था कि यार प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, आप क्या बोलेंगे कि दोनों आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट। अच्छा, इसको और डिटेल में भी एक्सप्लेन करना है कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इंपोर्ट कम हो रही है, नेट इनकम बढ़ रही है, नेट ट्रांसफर बढ़ रही है, ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करनी है वहां पे। 4 का बी बोलता है डिस्कस वेदर एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी आर मोर लाइकली टू बी ऑफ ग्रेटर ओवरऑल बेनिफिट इफ अडॉप्टेड टू रिमूव अ परसिस्टेंट डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने आपको ये बात बताई भी है कि अगर इस तरह का एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जहां पे उसने सिर्फ ये बात बोली है करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना है, तो कौन जीतेगा? तो हमेशा स्विचिंग पॉलिसी जीत रही होगी, क्योंकि उसने हमें इन्फ्लेशन की से कोई चीज लिंक नहीं करके दी हुई, हमें बस बोला डेफिसिट है इसको सॉल्व कर दो। तो इसमें हमेशा कौन जीतेगा? स्विचिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे आओ भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है? स्विचिंग वर्सेस डैम्पनिंग पॉलिसी। स्विचिंग पॉलिसी के अंदर आपके पास क्या आता है भाई? स्विचिंग पॉलिसी के अंदर आता है कि आपने अपने टैक्सेस को बढ़ा दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्सेस से मुराद मेरा यहाँ पे टैरिफ का। आपने टैरिफ को बढ़ा दिया, ठीक है, आपने कोटा को बढ़ा दिया, आपने एम्बार्गो वगैरह बढ़ा दी, ये सारी चीजें आपने कर दी हैं। डैम्पनिंग पॉलिसी में क्या आएगा? डायरेक्ट टैक्सेस आपने बढ़ा दिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लग रही होती है, आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दी, आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। ये सारे नुकसान वाली बातें हैं आपके पास। कंक्लूजन कौन जीतेगा भाई? कंक्लूजन में हमेशा जीत रहा होगा स्विचिंग पॉलिसी, क्योंकि स्विचिंग पॉलिसी के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पे इन्फ्लेशन की कोई बात नहीं हो रही है सच। तो यहाँ पे स्विचिंग पॉलिसी जीतेगा। अगर वो बोलता कि यार बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के साथ साथ हमें इन्फ्लेशन को भी सॉल्व करना है, तब कौन जीता? तब डैम्पनिंग पॉलिसी जीतती। लेकिन अभी उसने कोई बात नहीं की हुई, तो हम किसको जितवा रहे हैं? स्विचिंग पॉलिसी। कोई मसले वाली बात है? समझ गए सारी कहानी? चलें, क्लास ऑफ कर रहे हैं।
ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।